पहला प्रश्न, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो जैसा कि पाठ का जो शीर्षक है वो ही 26 जनवरी 1931 है और इस तारीख का क्या अर्थ है जो कि पाठ के अंतर्गत हमें बहुत सारी डिटेल्स के साथ जो है दिया गया है। चैप्टर को जरूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपके लिए प्रोवाइड की गई है चैनल पर। तो जैसा कि पाठ में ये बताया गया कि जो पहली स्वतंत्रता है वो 26 जनवरी सन 1931 को मिल चुकी थी, लेकिन वो किस तरीके से वो ऐसी परिस्थितियों से होते हुए गुजरी कि हमें आकर जो फाइनली जो आज़ादी मिलती है वो सन 1947 में मिलती है। और उसी के साथ जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे और देश के लिए और उसकी आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, उनकी भूमिकाओं का यहाँ पर इस पाठ में हमें वर्णन मिलता है। तो प्रश्न भी वहीं से तैयार होता है कि कलकत्ता वासियों के लिए अब ये तारीख कितनी इम्पोर्टेंट है, इस पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं ये तो हमें जानकारी है, लेकिन कलकत्ता से ही ये बात उठी थी। तो ये कलकत्ता से जब बात उठी थी कि 26 जनवरी 1931 को आज़ादी मिल जाए, तो कलकत्ता वासियों के लिए तारीख भी जो है बहुत विशेष रही है। तो इसके अनुसार कलकत्ता वासियों के लिए ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों था? 26 जनवरी सन 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सन 1930 में गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी। तो यहाँ पर इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि सन 1930 में ही गुलाम भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मना लिया था। अब नया साल है 26 जनवरी सन 1931। अब जब सब नया साल आ गया है तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बार आज़ादी मना ली गई है तो उसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी उसे दोहराया जाएगा और ये आज़ादी का जश्न बार बार हर साल मनाया जाएगा, जैसे अभी हम मनाते चले आ रहे हैं। तो इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। इसके लिए लोगों ने अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था और उन्हें इस तरह से सजाया गया था कि ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। तो इस तरीके से कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी सन 1931 का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सन 1930 में वो आज़ादी का जश्न एक बार मना चुके थे और 26 जनवरी सन 1931 को उसकी पुनरावृत्ति करने वाले थे और उसके लिए उन्होंने बहुत ही जोरों शोरों से इसकी तैयारी भी कर रखी थी। तैयारी कैसे कर रखी थी कि सबने अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था। जैसे हर घर झंडा का अभी भी रिसेंटली भी हुआ था, वैसे ही उस वक्त भी किया गया था जब हर किसी ने अपने अपने मकानों में और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। और इतनी तैयारियां यहाँ पर 26 जनवरी सन 1931 को देखी गई जहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाया जाने था और ऐसा लग रहा था मानो हमें फाइनली स्वतंत्रता मिल ही चुकी हो। प्रश्न नंबर 2, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का जो भार है वो किस पर था? पाठ में जो हमें बताया गया है, जब नेताजी सुभाष चंद्र और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी सन 1931, जिसकी तैयारियां चल रही थी, खूब जोश के साथ मनाया, तब सुभाष बाबू ने जुलूस निकाला। उस समय पुरुषोत्तम राय भी इनके साथ थे, पर सुभाष बाबू के जुलूस का पूरा प्रबंध जो है पूर्णोदास ने किया था, जिसके चर्चा हमने पाठ में पढ़ी ही है। तो सुभाष बाबू जो है उनके जुलूस का भार किस पे था? पूर्णोदास पर। सुभाष बाबू ने जुलूस निकाला और पुरुषोत्तम राय भी उनके साथ में थे और इस तरीके से जो आज़ादी का जो दूसरा जश्न है और पुनरावृत्ति उसकी जो की गई वो बहुत ही जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थी संघ के मंत्री, विद्यार्थी संघ था, उसके मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शंस मिले? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और अन्य लोगों को मारा और वहां से उन्हें हटा दिया गया। तो जैसा कि आज़ादी भी पूर्णतः हमें नहीं मिली थी, जिसके चलते जो कोशिशें थी, झंडा फहराया गया, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, उसके चलते जो है पुलिस जो है अपने एक्शन लेती है और जो विद्यार्थी संघ के जो मंत्री थे अविनाश बाबू, वो झंडा गाड़ने पर उनको पुलिस ने पकड़ लिया और साथ ही जो उनके अन्य साथी थे, लोग थे उनके साथ, उनके काफिले में
या उनके समूह में, उनके ग्रुप में उनको मारा गया और वहाँ से हटा भी दिया गया। प्रश्न नंबर 4, लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? तो जब पुनरावृत्ति की गई 26 जनवरी सन 1931 को कि आज़ादी का जश्न दोबारा मनाया जाएगा, जैसा कि सन 1930 में मनाया गया, तब हर किसी ने मकानों पर, अपने अपने घरों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, जो भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ पर झंडे लगाए और वो झंडे फहराए गए, क्योंकि पता लगना चाहिए कि आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, शुरू हो चुका है और बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन ये सब करके लोग संकेत क्या देना चाहते थे? लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि वे सभी स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में किसी से भी पीछे नहीं हैं और उन्हें भी स्वतंत्रता दिवस हेतु खुशियां मनानी आती हैं। वे पिछले वर्ष के आयोजन में कम भागीदारी की कमी को पूरा करना चाहते थे और अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि अब वे उनका अपने देश में शासन सहन नहीं कर सकते तथा अब वे उनका जबरदस्त विरोध करते रहेंगे। और इस तरीके से लोगों ने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न तो मनाना ही चाहा, साथ ही अंग्रेजों को ये भी दिखाना चाहा कि अब उनका शासन जो है इस देश में नहीं चलने वाला है और वो उनका जबरदस्त विरोध ऐसे ही करते रहेंगे और अपनी आज़ादी को पाकर रहेंगे। प्रश्न नंबर 5, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? अब जैसा कि आप देखेंगे कि जब भी कभी एक बहुत बड़ा जो समूह है किसी भी चीज़ के लिए धरना देता है, कोई सही ही चीज़ हो या फिर किसी भी अपने हक के लिए कुछ भी, अगर इस तरीके का एक बड़ा समूह जो है कुछ भी देश में कर रहा होता है तो पुलिस जो है थोड़ी एक्टिव हो जाती है सिक्योरिटी पर्पस से भी और कुछ सरकारी आदेशों का पालन करते हुए भी। वैसे ही जब सन 1931 में आज़ादी के जश्न की पुनरावृत्ति की जा रही थी तो सरकार के कहने पर, उस वक्त की जो सरकार थी अंग्रेजी सरकार, उसके कहने पर पुलिस जो है एक्शन ले रही थी और जो लोगों के जुलूस थे, बड़े बड़े जुलूस जो झंडे फहराते हुए देश में ये जताना चाह रहे थे कि अब हम पर शासन नहीं चलेगा और हम आज़ाद होकर रहेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा कि अंग्रेजी सरकार अब इस देश में बिल्कुल भी ठहर नहीं सकती। इसके चलते पुलिस जो है बड़े बड़े पार्कों में आ जाते हैं, मैदानों में आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। और उसके आगे क्या होता है? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों, मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि लोग वहाँ एकत्रित ना हो, इकट्ठा ना हो, एक बड़ा जुलूस या फिर बहुत बड़ा समूह ना हो तैयार हो, क्योंकि इस तरीके से भगदड़ मच जाती है या फिर किसी भी तरीके के ऐसे असामाजिक कार्य होने लग जाते हैं जो बिल्कुल भी देश के लिए सही नहीं होते हैं। पुलिस नहीं चाहती थी कि लोग एकत्र होकर पार्कों तथा मैदानों में सभा करें तथा राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। जाहिर है कि अंग्रेजी सरकार ऐसा नहीं चाहती है और इस तरीके से उन्होंने पुलिस को भेजकर मैदानों से, पार्कों से लोगों को हटाने की कोशिश पूरी की, जिससे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है लोग ना फहरा सकें। पुलिस पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी। प्रत्येक मोड़ पर गोरखे तथा सार्जेंट मोटर गाड़ियों में तैनात थे। घुड़सवार पुलिस का भी प्रबंध था। घुड़सवार उस वक्त पुलिस का कुछ समूह हिस्सा जो है वो घोड़ों की सवारी करती थी और उनके जरिए जो है पहुंचती थी। तो इस तरीके से उन घुड़सवार पुलिसों का भी प्रबंध था उस वक्त पर। आगे प्रश्न देखते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला प्रश्न है 26 जनवरी सन 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? अब हमको मालूम है, हमने पाठ में पढ़ा कि सन 1930 में आज़ादी का जश्न कलकत्ता वासियों ने मनाया। अब सन 1931 आ गया, अब उसको दोहराना है, रिपीट करना है और बहुत अच्छे और बड़े स्तर पर, क्योंकि पिछली बार इतनी मेहनत नहीं हुई थी। अब की एक ग्रैंड लेवल पर जो है लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करना था उन्हें। तो 26 जनवरी सन 1931 के दिन को उन्होंने अमर बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, याद रखे हर कोई, जिससे कि पहला जश्न और दूसरा पुनरावृत्ति जब की गई थी तो उस पर क्या क्या हुआ था, तो उसको अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। तो 26 जनवरी सन 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित तैयारियां की गई। पहला कि कलकत्ता के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाया। अधिकांश मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कुछ मकानों, बाजारों को ऐसे सजाया गया मानो स्वतंत्रता ही प्राप्त हो गई हो। अगला कि कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लहराए गए। और आखिरी जो है वो है कि लोगों ने ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी थी। तो ये जो है तैयारियां की गई थी जिससे कि पूरी फीलिंग आ सके कि हाँ अब आज़ादी हमारे हाथों में ही है।
प्रश्न नंबर 2, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। आज जो बात थी वह निराली थी। ये इन बातों से स्पष्ट हो रहा था कि स्त्री समाज जगह जगह से जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश और तैयारी में लगा हुआ था। यानी कि कलकत्ता में ये तो दिख ही रहा था कि आज़ादी का जश्न जो है पुनरावृत्ति, उसके लिए कितनी कोशिशें की जा रही, जगह जगह झंडे फहराए जा रहे, मैदानों पार्कों में बहुत अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। और उसी के साथ जो स्त्री समाज है वो भी जगह जगह जुलूस निकाल रही है और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही है और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, भोर यानी सुबह था, वैसा ही करीब 1 बजे नहीं रहा। और इस तरीके से वो सेम डे जिस दिन के लिए प्रबंध किया जा रहा था, जिस दिन की आज़ादी का जश्न मनाना था, उस दिन सुबह भोर में तो प्रबंध सारे बहुत अच्छे थे, लेकिन जब तक 1 बजे और 1 बजे तक कुछ भी वैसा नहीं दिखा जैसा कि तैयारियां की गई थी। इससे 3 बजे से ही हजारों लोगों की टोलियां मैदान में घूमने लगी। तो इस तरीके से आज जो बात थी वह निराली थी और ये बात इससे पता लग रही थी कि किस तरीके से आज़ादी का जश्न मनाने के लिए और अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार को दिखाने के लिए कि अब हम आज़ादी लेकर रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करके रहेंगे और इनका शासन अब नहीं चलेगा, इसके लिए भरपूर कोशिशें की गई। स्त्री समाज भी जो है जगह जगह जुलूस निकालता हुआ दिखा। और उसके बाद जो तैयारियां मॉन्यूमेंट पर की गई थी, जो प्रबंध किए गए थे भोर में, सुबह में तो बिल्कुल वैसा था, लेकिन 1 बजते तक जो सरकार है अपनी पुलिस के माध्यम से जो है उसको बहुत कुछ तहस नहस कर चुकी थी। तो आज जो बात थी वह निराली थी। प्रश्न नंबर 3, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? अब यहाँ पर 2 नोटिस बात की गई कि एक पुलिस कमिश्नर का नोटिस होता है, दूसरा काउंसिल का नोटिस। उन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ये अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस जो है वो निकल चुका था कि अमुक अमुक यानी यहाँ धारा के इस धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जैसा कि हम सबको भी मालूम है कि कई बार जो है अभी भी ऐसा धारा लागू कर दी जाती है जिससे कि एक जगह पर कई लोग भीड़ लगाकर खड़े नहीं हो सकते हैं और जो लोग सभा में भाग लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे। और अगर इस तरीके की सभा में अगर वो शामिल होते हैं इस तरीके की धारा लागू होने के बाद भी, तो वो दोषी ठहरे जाते हैं, समझे जाते हैं और साथ ही एक एक्शन भी लिया जाता है। जबकि काउंसिल के नोटिस में था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी जरूरी है। और काउंसिल के नोटिस के अनुसार मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और हर एक सर्वसाधारण को, आम जनता को उपस्थित होना अनिवार्य है और उसी वक्त वहाँ पे स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। इन दोनों ही नोटिस में अच्छा खासा एक बहुत अच्छा डिफरेंस था। एक जो है वो भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहती और एक जो है अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा करके जो है झंडा फहरा के अपने आज़ादी का जश्न मनाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि जुलूस में भाग लेने वालों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, लाठीचार्ज हो गया। और क्योंकि एक बहुत बड़ा जुलूस तैयार होने वाला था और जिस पर पुलिस ने अपना तुरंत से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिससे कि लाठियां चार्ज करने से कुछ लोगों को चोट पहुंचे, तो कुछ लोग जो है डर के भाग जाएं और कुछ को तो वो अपने प्रभाव से तो भगाने में माहिर होंगे ही। सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि अभी पिछले प्रश्नों में ही हमने पढ़ा कि सुभाष बाबू जो है अपने जुलूस के साथ निकलते हैं और जो है उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। उनके जुलूस का भार जो है भी उनके साथ रहने वालों के ऊपर था। पुलिस के डंडे बरसाने से काफ़ी लोग घायल हो गए थे और जिससे धर्मतल्ले पर जुलूस जो है वो टूट जाता है। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? अब जब जुलूस में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया तो बहुत सारे लोग उस लाठी चार्ज से घायल हो जाते हैं। पुलिस का मकसद था कि लोगों को यहाँ पर भीड़ ना इकट्ठा करने देना और जिसके चलते उन्होंने लाठी चार्ज किया और बहुत सारे लोग घायल हो गए, जुलूस भी टूट गया, बहुत लोग कम रह गए। उसके बाद जो डॉक्टर दास गुप्ता हैं वो लोगों की देखरेख कर रहे थे जो लोग वहाँ पर घायल हो गए थे और साथ ही उनकी फ़ोटो भी ले रहे थे। अब वो फ़ोटो लेने का पर्पज़ क्या था वहाँ पर? डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख के साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे ताकि पूरा देश जो है अंग्रेज प्रशासकों के जुल्मों से अवगत होकर उनका विरोध करके उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाए।
तो उनकी फ़ोटो उतरवाने का एक मकसद ये था कि लोग जो है वो उन फ़ोटो को सोशल मीडिया तो उस वक्त था नहीं, न्यूज़पेपर्स वगैरह ही एक माध्यम हुआ करते थे जो कि लोगों पर और लोगों हर किसी का ज़्यादातर जो परसेंटेज है जनता की उस तक भी उनकी पहुंच नहीं थी। लेकिन बहुत सारे माध्यम थे जिनका इस्तेमाल करके पर्चों के माध्यम से वो उन फोटो को लोगों को दिखाना चाहते थे और उनके जुल्मों से अवगत कराकर उनका विरोध जो है और भी बड़ा कर देना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने घायल लोगों की सेवा तो की, उनका ख्याल तो रखा, लेकिन फ़ोटो भी उतरवाई, जिससे कि ये जो मामला हुआ है वो सही तरीके से पेश किया जाए और लोगों में वो जोश आ सके कि इसका विरोध किया जाए। अगला प्रश्न है कि अब हमारे सामने और भी बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। सुभाष बाबू का जो जुलूस था उसमें स्त्री समाज ने भी अच्छी खासी पार्टिसिपेशन ली है, उसमें उन्होंने क्या भूमिका निभाई। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्री समाज ने जगह जगह से जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की तैयारी की और बहुत बड़ी कोशिश भी की। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा भी और पुलिस के बहुत से अत्याचारों का सामना भी किया। और विमल प्रतिभा, जानकी देवी और मदालसा आदि ने जुलूस का सफल नेतृत्व किया। तो इस तरीके से स्त्री समाज ने भी काफ़ी अच्छी भूमिका सुभाष बाबू के जुलूस में निभाई। प्रश्न नंबर 2 है कि जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। जब जुलूस जो है लाल बाजार तक पहुंच गया तो वहां पर लोगों के साथ क्या हरकतें की या उनके साथ क्या गलत हुआ और उनकी क्या दशा हो गई। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों में काफ़ी जोश भर चुका था। जुलूस जो है जब तक लाल बाजार पहुंचा जुलूस में काफ़ी जोश आ चुका था। कई स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिजलाल गोयनका को एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर दूर तक ले गया और छोड़ दिया। वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। वहां से वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार आ गया और वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मदालसा को भी पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर 105 स्त्रियां जो है पकड़ी गईं। इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त काफ़ी लोग जो है घायल हुए थे। 105 स्त्रियों को एक साथ पुलिस ने पकड़ लिया था, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन रात के 9 बजे तक उनको छोड़ दिया गया क्योंकि स्त्री को जो है पुलिस हिरासत में लेने के भी कुछ कानून नियम है, तो उसके चलते उनको 9 बजे तक जो है छोड़ दिया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जुलूस जब लाल बाजार आया तो जाहिर सी बात है कि जुलूस जब लाल बाजार तक अपने नियत स्थान तक पहुंचेगा तो उनका एक मकसद है, उसको पूरा करने के लिए जुलूस तैयार किया गया है। जब जुलूस आया उनमें जोश देखा तो उनके साथ जो घुड़सवार पुलिस है उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से उनके साथ सलूक किया, लाठी चार्ज किया, कई स्त्रियों को भी उन्होंने पकड़ा और उसके बाद रात 9 बजे तक उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से जुलूस जो है उसकी इस तरीके की हालत हो गई, इस तरीके की दशा हो गई। कई लोग पकड़े गए, कई लोगों को लाठी चार्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया और इस तरीके से जुलूस जो है इस हालत पर पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में हमें अपने विचार देने हैं। जब पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती है, सभी को मालूम है कि कोई धारा लागू करने पर जब सरकार जो है धारा लागू कर देती है जिसके अनुसार हम किसी एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके नहीं खड़े हो सकते हैं, ये दोषी माना जाता है और सभा में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा। तो काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस तरह से पुलिस कमिश्नर द्वारा सभा स्थगित करने जैसे कानून लागू का काउंसिल की तरफ से भंग किया गया था, जो कि उचित था क्योंकि उसके बिना आज़ादी की आग प्रज्वलित नहीं होती। तो कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट ने तो अपना नियम जो है, अपना कानून निकाल दिया कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। काउंसिल ने निकाला है कि हमें सभा इकट्ठी करनी है, झंडा फहराना है, तो ये तो ज़रूरी था। अगर आज़ादी पानी है तो इस तरीके के कानून भंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार
जनता के हक में जो है गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजन सही नहीं ले पाती है, जनता को उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, तब जाके कुछ एक्शन होते हैं जो कि उनके हक में आते हैं। तो इस तरीके से उस कानून का भंग करना बहुत ज़रूरी था अगर आज़ादी पानी थी तो। प्रश्न नंबर 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। अब जिस दिन जुलूस निकाला गया और आज़ादी की पुनरावृत्ति की गई 26 जनवरी सन 1931 को, घर घर में लोगों ने अब झंडे फहराए, जुलूस निकाले, मैदानों में सभा इकट्ठा की और फिर झंडे फहराए गए। और उसके चलते जो है बहुत सारे लोग लॉकअप में गए, जेल में बंद हो गए, घायल भी हुए क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई स्त्रियों को जेल हो गई। फिर भी इस दिन को अपूर्व माना जाता है, बहुत अनोखा और बहुत बेहतरीन माना जाता है। आपके विचार में ये सब अपूर्व क्यों है, अपने शब्दों में लिखना है। हमारे विचार में 26 जनवरी सन 1931 के दिन कलकत्ता में आज़ादी के लिए व्यापक यानी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और संघर्ष भी हुआ, और ये अपूर्व है। इसलिए है क्योंकि पहले कभी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जुलूस नहीं निकाला गया और ना ही इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर पर सरकार को खुली चुनौती दी गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज तो किया, पर बहुत से लोग घायल भी हुए, पर फिर भी भारी संख्या में स्त्रियों ने जुलूस निकाला और गिरफ्तार भी हुई। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए इसको अपूर्व कहा गया। इसलिए ये बहुत अनोखा और कुछ अच्छा हुआ था देश के हित में, इसलिए बहुत कुछ उनके साथ गलत होने के बावजूद भी ये एक अनोखा और एक अच्छा स्टेप माना जा रहा था। आशय स्पष्ट करना है हमें, आज तो जो कुछ हुआ यह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया है। तो इस तरीके से जो है बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आज बहुत कुछ ऐसा हो गया जो अपूर्व है। इसका आशय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतना बड़ा आंदोलन बंगाल या कलकत्ता में नहीं हुआ था आज तक। यहाँ के विषय में लोगों के मन में जोश नहीं था। यह बात कलकत्ता के माथे पर कलंक की तरह था, लेकिन इसे 26 जनवरी सन 1931 को हुई स्वतंत्रता संग्राम की पुनरावृत्ति ने धो दिया। इस संग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लोग जेल भी गए, घायल भी हुए, स्त्रियों को भी जेल हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो चुका था। प्रश्न नंबर 2, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। खुला चैलेंज देकर पहले ऐसी सभा इसलिए नहीं की गई क्योंकि सरकार के चलते जो है ऐसा आदेश दे दिया गया था कि लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते और एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे, नहीं तो वो दोषी ठहराए जाएंगे और उनके साथ जो है उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। उसके बावजूद भी लोग इकट्ठा हुए, झंडा फहराए और देश की आज़ादी की पुनरावृत्ति करना चाह रहे थे। कई लोग पुलिस की लाठीचार्ज से घायल भी हुए, जेल भी गए, लेकिन ये चीज़ें हुई। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है एक्शन जो है इसमें अपूर्व भी थे, और जो कि कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे, लोगों में कोई जोश नहीं है, वो आज सब कुछ जो है धुल जाता है। इसका आशय है कि इस बार पुलिस कमिश्नर के धमकी भरे नोटिस की परवाह न करते हुए भी सीधे सीधे ब्रिटिश शासन को खुला चैलेंज दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने धमकी दी, नोटिस दिया कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर इस तरीके से जुलूस नहीं निकाल सकते, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, दोषी ठहराए जाएंगे और उनके साथ उन पर एक्शन लिया जाएगा। लोगों ने परवाह नहीं की, खुला चैलेंज लिया और उन्हें ब्रिटिश सत्ता का कोई भय भी नहीं है, इसलिए 26 जनवरी सन 1931 को उनकी चुनौती सीधी टक्कर लेने में बदल गई और विरोध शुरू हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि सरकार सभा न होने देने पर तुली हुई थी और काउंसिल ने खुला चैलेंज देकर सभा आयोजित करके दिखा दी, और यह एक चुनौती भरा कदम था जो देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर यूज़फुल रहेंगे, आपके एग्जाम पर्पज़ से काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें, शेयर करें, जिससे कि वो भी इसके बेनिफिट्स ले सकें, और इसी तरीके से चैनल के साथ यूं ही बने रहें जिससे कि आपको और भी ऐसी कंटेंट जो है प्रोवाइड किए जाए जो आपके एग्ज़ाम पर